हे एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने माइक्रोगैमेटोजेनेसिस तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे उसके आगे का पोर्शन जिसमें हम पॉलन ग्रेन पढ़ेंगे। यानी पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर क्या होती है, क्या क्या उसकी लेयर्स होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉलन ग्रेन को ही हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो या तो 2 सेल्ड स्टेज में हमें मिल सकते हैं या फिर 3 सेल्ड स्टेज में हमें मिल सकते हैं। तो दोनों को ही हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं या फिर मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो जनरली स्फेरिकल होते हैं, मतलब राउंड शेप के होते हैं, और इनका डायामीटर 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर तक होता है, यानी बहुत ही छोटे होते हैं ये। अब हर पॉलन ग्रेन के ऊपर 2 लेयर हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एक एक्साइन और एक इंटाइन। एक्साइन वाली लेयर जो होती है वो बाहर की साइड होती है। जैसे ये एक पॉलन ग्रेन का डायग्राम है, तो यहाँ पे हमें 2 लेयर देखने को मिल रही है। बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन और अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन। अब ये जो बाहर वाली लेयर होती है एक्साइन, ये हार्ड होती है, जबकि अंदर वाली लेयर सॉफ्ट होती है। एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलेनिन के। स्पोरोपोलेनिन एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में जितने भी हार्डेस्ट सब्सटेंस हैं उनमें से एक होता है स्पोरोपोलेनिन। तो ये क्या काम करता है? एक तरह से इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इसी की वजह से ये जो एक्साइन है स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई, इसी की वजह से जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो काफ़ी टाइम तक ऐसे के ऐसे रहते हैं, कोई इनका डैमेज नहीं होता। फिर उसके अंदर वाली लेयर जो होती है इंटाइन, ये थिन लेयर होती है और ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। अब एक्साइन में ये जो स्पोरोपोलिनिन होता है वो पूरा कंटिन्यूस नहीं होता, बीच बीच में वो उसका डिपोजिशन नहीं होता, तो वो जगह खाली रह जाती है और इस जगह को हम बोलते हैं जर्म पोर। ये जगह खाली रहनी ज़रूरी है ताकि अंदर से यहाँ से पोलन ट्यूब निकल सके, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन इतना हार्ड है कि पोलन ट्यूब वहाँ से नहीं निकल पाएगी। तो ये जो पोर होते हैं इसके अंदर से पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। स्पोरोपोलिनिन जो होती है ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी कि एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि ना तो टेम्परेचर से अफेक्ट होती है, ना किसी एसिड से और ना ही किसी एल्कलाई। यानी हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर पाती है। अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड दे दें, स्ट्रॉन्ग बेस देते तो भी इसको कुछ नहीं होता है। और कोई भी ऐसा एंजाइम अभी तक हमें नहीं मिला है जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके। पॉलन ग्रेन्स जो हमें फॉसिल्स की फॉर्म में प्रिजर्व मिलते हैं उसका भी एक कारण है कि ये स्पोरोपोलिनिन ये इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, डैमेज होने से बचाती है। पॉलन ग्रेन के अंदर हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म मिलता है और जो साइटोप्लाज्म होता है उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। अब इसके अंदर अगर हम 2 सेल्ड स्टेज की बात करें तो एक वेजिटेटिव सेल होती है और एक जनरेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल साइज में बड़ी होती है और इसके पास बहुत सारा फूड रिजर्व मटेरियल होता है ताकि ये बाद में मेल गैमीट को न्यूट्रिशन दे सके। और इसमें एक न्यूक्लियस मिलता है जो कि बहुत साइज में बड़ा होता है और इरेगुलर शेप का होता है। फिर जो जनरेटिव सेल होती है जो कि साइज में छोटी होती है, वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करती रहती है और इसकी शेप स्पिंडल होती है। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है और उसके अंदर एक न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। ये जो हम पॉलन ग्रेन की स्टडी कर रहे हैं इस साइंस को हम बोलते हैं पेलिनोलॉजी। तो यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं दैट व्हाट इज पेलिनोलॉजी? इट इज द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन दैट इज कॉल्ड पेलिनोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलन एलर्जी। हम देखते हैं कि कुछ लोगों को जैसे ये ब्लूमिंग का टाइम होता है जब फ्लावर खिलते हैं तो उस टाइम लोगों को एलर्जी होने लगती है। तो वो एलर्जी पॉलन ग्रेन्स की वजह से होती है। कुछ स्पीशीज होती है जो कि एलर्जी कॉज कर सकती हैं। जैसे कि हम पार्थेनियम या फिर कैरेट ग्रास की बात करें, ये एक इन्वेसिव स्पीशीज है, ये इंडिया की नहीं है, ये कहीं बाहर से आई थी और ये हमारे कंट्री में अब वीड्स की तरह है और ये नुकसान पहुंचाती है और इसके पॉलन भी हमें एलर्जी कॉज कर सकते हैं और ये एलर्जी बहुत ही सीवियर हो सकती है। साथ में हमें ब्रोंकियल एफ्लिक्शन हो सकता है जिसकी वजह से क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे कि अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। तो ये तो हो गई पॉलन एलर्जी। अब थोड़ी सी पॉलन ग्रेन की और बात कर सकते हैं। अब पॉलन ग्रेन हमारे काम का भी होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको क्या करते हैं, फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। कैसे? हम इसको टैबलेट बना लेते हैं, सिरप बना लेते हैं। इससे क्या होता है, ये जो एथलीट्स वगैरह होते हैं और ये रेस हॉर्सेस वगैरह होते हैं, इनको ये टैबलेट हम देते हैं तो इस एक तरह से इनकी स्पीड बढ़ जाती है
न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो पोलन ग्रेन का यूज़ हम करते हैं न्यूट्रिशन टैबलेट्स और ये सब बनाने में, सिरप्स वगैरह बनाने में। अब एक टर्म आती है पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी मतलब पोलन कितने टाइम तक वाइबल रहता है, यानी कितने टाइम तक कि वो काम कर सकता है। तो द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन्स वाइबल इज कॉल्ड पोलन वायबिलिटी, यानी जितने टाइम तक पोलन वाइबल रह सकता है उसको हम बोलते हैं उस टाइम को पोलन वाइबिलिटी। जो वाइबिलिटी होती है वो बहुत ही वेरी करती है, यानी अलग अलग स्पीशीज की वाइबिलिटी अलग अलग हो सकती है। किसी की 30 मिनट में खत्म हो जाती है, किसी की सालों साल चलती है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे सीरियल्स होते हैं, राइस और व्हीट है, ये जो पोलन ग्रेन रिलीज हुए तो ये 30 मिनट के अंदर अंदर अपनी वाइबिलिटी खो देंगे। यानी 30 मिनट्स के अंदर अगर इनको कोई अपनी स्पीशीज की स्टिग्मा मिल गई और ये जर्मिनेट हो सकते हैं 30 मिनट्स के अंदर, लेकिन 30 मिनट्स के बाद ही किसी स्टिग्मा पर पहुंचेंगे तो ये जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, यानी ये केवल 30 मिनट तक ही वाइबल रह सकते हैं। फिर रोजेसी, लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी, ये कुछ फैमिलीज हैं, इनके पोलन ग्रेन महीनों महीनों तक वाइबल रह सकती है। तो इनके पास सफिशिएंट टाइम होता है पॉलिनेशन का, फर्टिलाइजेशन का। तो ये जो पीरियड होता है जिसमें ये वाइबल रह पाते हैं पोलन ग्रेन, उसको हम बोलते हैं पोलन वाइबिलिटी। एक और टर्म आती है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होती है? एक टेक्निक होती है जिसमें हम किसी भी लिविंग टिश्यू को प्रिजर्व करके रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है उसको -196 डिग्री सेल्सियस पर हम रखते हैं, तो इसकी वजह से कोई भी चीज़ जो है इजीली ख़राब नहीं होती, उसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो हम पोलन ग्रेन को भी इस तरीके से प्रिजर्व करके रख सकते हैं उनकी स्टडीज़ के लिए या आगे के लिए। तो ये यहाँ पर ख़त्म होता है अब अपना मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।